आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद कमलेश में। देखिए दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है भारतीय इतिहास को लेकर, जो कि उसमें हमने एक पार्ट पहले दे दिया है सिंधु घाटी की सभ्यता को लेकर। आज उसी में सिंधु घाटी की सभ्यता का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज सिंधु घाटी की सभ्यता को हम कंप्लीट करेंगे। आइए शुरू करते हैं सिंधु घाटी की राजनीतिक जीवन के बारे में। इससे पहले हमने सिंधु घाटी की सभ्यता के खोज के बारे में कि कौन कौन व्यक्तियों ने कब कब उसकी खोज की, कितने शहर थे, और आज बात करते हैं उनका जो है राजनीतिक जीवन कैसा था, उस पर बात करते हैं। ये आपके उत्तराखंड पीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम, जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम होंगे, उनमें बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये उसी के सिलेबस पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं सिंधु घाटी के राजनीतिक जीवन से अपनी यात्रा को। और अगर मैं राजनीतिक जीवन की उनकी बात करूं, तो उनका राजनीतिक जीवन भी कुछ विशेष प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं राजनीतिक जीवन में। राजनीतिक जीवन जो था, इस पर विभिन्न मत हैं। कुछ लोग इसको धर्मतंत्र यानी ईश्वर पिगट के अनुसार ये धर्म तंत्र के आधार पर था। कुछ लोगों का मानना है विकेंद्रीकृत था, उसमें जैसे फेयर सर्विस के अनुसार कि केंद्रीकृत ना होकर यह स्थानीय भागीदारी द्वारा शासन होता था। यानी कि यहाँ पर शासन केंद्रीकृत ना होकर, यानी कि केंद्र के हाथों में ना होकर स्थानीय सरकारों के हाथ में होता था, यानी कि स्थानीय भागीदारी के स्तर पर शासन होता था। इसके अलावा प्रतिनिधि मूलक 3 प्रकार के शासन प्रणालियाँ है, यानी कि राजनीतिक प्रणालियाँ है। प्रतिनिधि मूलक, जिसमें लोकतंत्र, ये हंटर के अनुसार, और स्थानीय परिषद, इस तरह के जो इनका राजनीतिक जीवन था। इसमें जैसे पिगट के अनुसार देखा जाए तो पुरोहित वर्ग था। जैसे कि मोहनजोदड़ो से कहते हैं कि जो है दाढ़ी वाले प्रस्तर की जो है एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। दाढ़ी वाला कोई प्रस्तर है जो पुरोहित, राजा पुरोहित की एक प्रतिमा होगी। इसके अलावा आगे बात करें धार्मिक जीवन की, तो धार्मिक जीवन कुछ इस प्रकार का था। देखिए, धार्मिक जीवन में जो है 3 तरह के इनके वहाँ पूजा होती थी। एक पहला, ये पशुपति शिव की पूजा करते थे। दूसरा, प्रकृति की पूजा करते थे। तीसरा, मातृ देवी की पूजा करते थे। आइए देखते हैं एक एक करके इनको। अगर मैं बात करूं पशुपति शिव की पूजा के बारे में, तो आप देखेंगे धार्मिक जीवन में मोहनजोदड़ो जो है पशुपति शिव की प्रतिमा मिली है। ये प्रतिमा जो है मिली है जिसमें चारों तरफ से जो है पशुओं ने घेरा हुआ है पशुपति शिव को, जिसमें चारों तरफ जो है हाथी है, बाघ है, इसके अलावा भैंसा है, गैंडा है, इसके अलावा पैर के नीचे 2 हिरण के बच्चे हैं। अगर आगे देखें प्रकृति पूजा में, तो प्रकृति में ये जल की पूजा करते थे, यानी कि जल। इसके अलावा पशु पक्षी या सर्प की पूजा करते थे। इसके अलावा हड़प्पा से प्राप्त मोहर पर जो है मोहर, हड़प्पा से एक मोहर प्राप्त हुई है, जिसमें कुछ क्या है कि पीपल वृक्ष के नीचे नतमस्तक होकर कोई योगी है जो है प्रकृति की पूजा कर रहा है। इसके अलावा लोथल से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। और आगे देखें तो लोथल से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा सर्प के वो जो बर्तन प्राप्त उसमें सर्प के सामने लेटा हुआ एक व्यक्ति है जो उसकी पूजा कर रहा है। हड़प्पा के मोहरू पर जो है कुबुल नामा, यानी कि कुबड़ वाला बैल की पूजा हो रही है। इसके अलावा एक सिंगी जानवर की भी पूजा ये लोग करते थे, अगर धार्मिक जीवन पर देखा जाए। और अगर तीसरा पूजा का जो प्रकार था मातृ देवी की पूजा, अगर उसमें देखा जाए तो वह यहाँ पर बहुसंख्यक मृड मूर्तियाँ, यानी कि मृत भांड की जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, बहुसंख्यक प्रकार से मिली है। मातृ देवी की एक प्रतिमा अंकित की गई है। मातृ देवी के सर पर पंखा, गले में हार है, इसके अलावा हाथों में चूड़ियाँ हैं, कानों में झुमके हैं, और उसकी पूजा की जा रही है। इसके अलावा मातृ देवी में अगर देखा जाए तो ये लोग उर्वरता देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा से एक स्त्री की योनि से जो है एक वृक्ष निकलता हुआ दिखाया गया है हड़प्पा की एक मोहर से। इसके अलावा बात करूं
ये लोग लिंग पूजा करते थे, योनि पूजा करते थे। योनि पूजा का जो साक्ष्य है वो कामाख्या मंदिर है, जो कि असम राज्य में है, देखने को मिलेगा। अगर नोट देखा जाए, सबसे अधिक जो है मातृ देवी की पूजा होती थी यहाँ पर। सबसे अगर अधिक पूजा होती थी तो मातृ देवी की पूजा होती थी। इसके अलावा जादू टोना भी वहाँ पर था। उसके उपचार के लिए लोग ताबीज पहना करते थे, सिंधु घाटी के लोग। आइए आगे बात करते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। और अगर ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा क्लियर मैं कर दूं, तो अगर आर्थिक जीवन के बारे में बात करूं तो आर्थिक जीवन में जो कृषि थे, कृषि के 9 प्रकार की फसलें बोते थे, या 9 प्रकार की कृषि होती थी। और कृषि में अगर देखा जाए तो 9 प्रकार की फसलें ये लोग बोते थे। एक कृषि था ये परंपरागत कृषि, जिसमें गेहूँ, चावल और जौ बोते थे। इसके अलावा एक था वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि जो मतलब मुख्य रूप से ये लोग व्यापार के लिए करते थे, जिसमें ये लोग नील की खेती, इसके अलावा कपास, इसके अलावा तिलहन, इसके अलावा दाल, खरबूज, तरबूज, इसके अलावा नींबू, इन चीज़ की खेती करते थे। इसके अलावा खेती का जो उपकरण था तो हल द्वारा, लकड़ी एवं मिट्टी के हल द्वारा ये लोग क्या करते थे, खेती करते थे। और हल का जो साक्ष्य मिला है कालीबंगा से मिला है। इसके अलावा सिंचाई की अगर मैं बात करूं तो नदी नदी के जल को वर्षा द्वारा, जो वर्षा का जल होता था उसको नदियों में या तालाबों में ये लोग जमा करके रखते थे और उसको सिंचाई के रूप में प्रयोग करते थे। इसके अलावा मिट्टी के हल का जो साक्ष्य है वो बनावली से मिला है। मिट्टी के हल का साक्ष्य बनावली से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं, पशुपालन भी ये लोग करते थे। पशुपालन करते थे एवं इसके अलावा उद्योग एवं व्यवसाय प्लस शिल्प का कार्य करते थे। इसके अलावा व्यापार के लिए सभ्यता तो मुख्य रूप से जानी ही जाती है। तो बात करें पशुपालन की, तो पशुपालन में भेड़, बकरी, गाय, बैल और मुर्गी ये पालन करते थे। उद्देश्य क्या था, मांस प्लस दूध। जो है इनको पशुपालन से मांस भी प्राप्त हो जाता था और दुधारू पशु से दूध भी प्राप्त हो जाता था। और दूसरा उद्देश्य यह था पशुपालन का, यातायात के लिए, यानी कि यातायात के साधन के लिए ये लोग ट्रांसपोर्ट के लिए भी पशुपालन करते थे। इसके अलावा उद्योग की अगर मैं बात करूं तो देखिए, उद्योग एवं व्यवसाय एवं शिल्प। उद्योग में अगर देखा जाए तो धातु का उद्योग करते थे, जैसे सोना, चांदी। अगर सोना चांदी की बात करूं तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता में ही सोना चांदी का व्यापार हुआ था। इसके अलावा तांबा, इसके अलावा कांसा। कांसा तो मुख्य रूप से इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। पीतल, इसके अलावा कीमती पत्थर और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं, कॉर्लियन, जैस्पर, इसके अलावा लाजवर्त, इसके अलावा मनका। ये लोग मनके का भी निर्यात करते थे विदेशों में। और इसके अलावा लोहे का प्रयोग इस काल में नहीं हुआ है। लोहे का प्रयोग जो है वैदिक काल में हुआ है। वैदिक काल में भी, उत्तर वैदिक काल में पहली बार लोहे का खोज हुआ था। तो इस काल में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है और लोहे की कोई जानकारी भी नहीं है। आगे बात करते हैं व्यापार की। तो व्यापार की भी विशेष जो है पद्धति थी। एक आंतरिक व्यापार होता था, एक बाह्य व्यापार होता था। आंतरिक व्यापार में स्वदेशी व्यापार, जैसे गणेश्वर, जोधपुर, खेतड़ी, या फिर राजस्थान से ताम्र के जो ताम्र का वो था इनका, मतलब ये कहो व्यापारिक केंद्र था। इसके अलावा जो है गणेश्वर, जोधपुर, खेतड़ी और राजस्थान में भी जो है बनास नदी के किनारे जो है ये लोग तांबे का कार्य करते थे। इसके अलावा कोलार से सोना, हड़प्पा से समुद्री कटफिश, जो समुद्री जीव होते हैं, यानी कि फिश होते हैं, मछलियाँ होते थे, उनका व्यापार करते थे। मोहनजोदड़ो से सीपी का व्यापार करते थे। और अगर बाहरी व्यापार की बात करूं, बाह्य में विदेशी व्यापार, जैसे मेसोपोटामिया से इनका व्यापार था। दलजा और फरात नदी के तट पर पड़ता है, मेसोपोटामिया पड़ता था उस समय। इसको वर्तमान में ईरान एवं इराक है जो मेसोपोटामिया था। मेसोपोटामिया से एक अभिलेख भी सारगोन से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बहरीन प्लस ओमान,
तुर्किस्तान, यहाँ पर भी इनका व्यापार होता था। और व्यापार का जो मार्ग होता था जल एवं थल होता था, यानी कि जल मार्ग से भी व्यापार करते थे, थल मार्ग से भी व्यापार करते थे। अगर आयात की अगर मैं बात करूं तो सोना, चांदी एवं टीन का ये लोग आयात करते थे। और अगर निर्यात की बात किया जाए तो निर्यात में ये लोग जो है अनाज, इसके अलावा मनका, हाथ से बने हुए वस्तुओं का निर्माण कर और ये शंख का भी ये लोग निर्यात करते थे। जबकि आयात में सोना, चांदी और टीन था। निर्यात में क्या था? अनाज था, मनका था, हाथ से बने वस्तुएं थी, इसके अलावा शंख था। अगर विनिमय का माध्यम करा जाए तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी कि पैसे का इस्तेमाल नहीं होता था, वस्तु के बदले वस्तु का इस्तेमाल लेन देन करते थे। इसके अलावा कृषि प्रधान सभ्यता थी ये। एक मिनट, थोड़ा सा वो हो गया है, मैं आपको थोड़ा सा, आप मुझे समय देंगे। तो ये सभ्यता जो थी कृषि प्रधान सभ्यता थी। थोड़ा सा पीछे रह गया, सॉरी। कृषि प्रधान सभ्यता था, यानी कि समाज था। वस्तु का विनिमय प्रणाली थी, यानी कि पैसे का जो सिस्टम था उस समय नहीं था। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण स्थल की। अगर मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण स्थल वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण स्थल कुछ इस प्रकार के थे। कुछ केंद्रीय नगर थे, कुछ तटीय नगर थे, कुछ अन्य नगर थे। जैसे केंद्रीय नगर की बात करूं तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो प्लस जो है धौलावीरा। बल्कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को तो जो है इनके समय में, इस समय के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को तो जुड़वा राजधानी भी कहा गया है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। अगर तीसरी राजधानी इनकी कौन सी थी? वो थी धौलावीरा। इन्हें सॉरी कालीबंगा इनकी तीसरी राजधानी थी, धौलावीरा इनकी दूसरी राजधानी थी। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया। इसके अलावा और बात करते हैं तटीय नगरों में। अगर देखा जाए तो तटीय नगर वो थे जो पत्तन बंदरगाह, जहाँ पर पानी के जहाज उतरते हैं, उन नगरों को पत्तन नगर कहा गया। जैसे उसमें सूतकांगेडोर, बालाकोट, इसके अलावा लोथल, ये मुख्य रूप से हैं। अन्य शहरों में आप कई शहर देख सकते हैं, राखीगढ़ी, इसके अलावा जो है मांडा, इसके अलावा सूतकांगेडोर, और भी कई सारे नगर आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं इनकी लिपि की। अगर मैं बात करूं तो इनकी जो लिपि थी, एक लिपि का एक बोर्ड जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। लिपि इनकी अज्ञात थी। जी हाँ, बिल्कुल, लिपि इनकी अज्ञात थी, जिसको भाव चित्रात्मक लिपि कहते थे, या फिर उसको पिक्टोग्राफिक लिपि कहा जाता था। भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक। और इस लिपि को अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया। और लिपि में 400 से लेके 450 चित्र के प्रतीक के रूप में बनाए होते थे। लेकिन जो मूल लिपि थी उसमें 64 लिपियाँ थी, यानी कि 64 शब्द थे, और चित्रों का प्रयोग ये ज़्यादा करते थे, इसलिए इसको भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता था। सबसे अधिक जो है यू आकार की लिपियाँ मिली हुई है। इसके अलावा और बात करूं लिपि में, लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी कुछ इस तरह। और आगे बात करें तो अंकित मोहर मृदभांड में कॉपर के बर्तन प्लस कांस्य मिले हुए हैं। और लिपि को जो है क्रिप्टोग्राफिक ब्रेस्टफाइडम भी कहते थे। इसके अलावा अब बात करते हैं इस सभ्यता के पतन की। तो दोस्तों, इस सभ्यता का जो पतन है, वह पतन इसका कैसे हुआ था, इस पर भी लोगों का या विद्वानों का मतभेद बहुत अधिक देखने को मिलता है। अच्छा, तात्पर्य, पतन का तात्पर्य है कि शहरी जीवन समाप्त और ग्रामीण जीवन की शुरुआत। जी हाँ, बिल्कुल, शहरी जीवन, ये शहरी जीवन है। इसके बाद जो एक जीवन आएगा वो आप देखोगे कि वो एक ग्रामीण जीवन होगा, जिसको आप वैदिक सभ्यता कहोगे। और वो ग्रामीण सभ्यता थी, और इससे पहले ये शहरी सभ्यता थी, और ये सभ्यता समाप्त होगी तो ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत होगी। इसीलिए इसका तात्पर्य था कि शहरी जीवन समाप्त और ग्रामीण जीवन की शुरुआत। अगर पतन की मैं बात करूं तो एक आकस्मिक पतन माना जाता है, क्रमिक पतन माना जाता है। अगर क्रमिक पतन की मैं बात करूं तो कानून प्रशासन में गिरावट हुई,
व्यापार एवं तकनीक में गिरावट हुई। इसके अलावा जलवायु में परिवर्तन हुआ। ये इसके क्रमिक पतन माने जाते हैं। और आकस्मिक पतन की बात करूं तो कुछ लोग कहते हैं बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा मार्शल साहब कहते हैं। और SR राव भी इस चीज़ को कहते हैं, मैके भी कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भूकंप के कारण इसका पतन हुआ। तो इसमें MS साहनी, इसके अलावा RL राक्साइन। कुछ लोग कहते हैं कि महामारी हुई थी, यानी कि मलेरिया के कारण पतन हुआ। और कुछ लोगों का मानना है कि आर्यों का आक्रमण हुआ जिससे इस सभ्यता का पतन हुआ। हो सकता है संभवतः ऐसा भी हुआ हो। ऐसा जो मानने वाले हैं वो गार्डन एवं चार्ल्स इस चीज़ को मानते हैं। अगर मैं बात करूं इनमें से सबसे सटीक पतन जो माना जाता है इनका, वो है बाढ़ के कारण बहुत अधिक माना जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जब ये सभ्यता भारत में चल रही थी तो सेंट्रल एशिया से, यानी कि मध्य एशिया से कुछ जातियों का आगमन भारत की ओर होता है। कुछ जातियों का कह लो या फिर कुछ समुदाय का कह लो, भारत की ओर हुआ। इन लोगों को आर्य कहा गया। और वो जो आर्य थे, आर्य इनको इसलिए कहा गया क्योंकि एक विशेष भाषा बोलने वाले लोग थे, इसलिए इनको आर्य कहा गया। और कहते हैं कि इन्हीं आर्यों ने सिंधु घाटी के लोगों को चारों ओर से घेर लिया। और ये लोग बड़े लड़ाकू किस्म के लोग होते हैं, इसलिए इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। तो इस सभ्यता का जो है पतन हो गया। अब इसमें से लोगों का जब पतन शुरू हुआ तो क्या होता है कि कुछ लोग इसमें फिर भी बच जाते हैं। जो लोग बचते हैं तो वो लोग दक्षिण भारत की ओर माइग्रेशन करते हैं। और जो लोग फिर भी कुछ लोग और बच जाते हैं, जो लोग कुछ और बचते हैं वो इन लोगों के सबसे निचले पायदान में आ जाते हैं, जो कि आप समाज का एक वर्ग विभाजन होगा उसके तहत वैदिक काल में देखोगे कि इनके वैदिक काल के दौरान एक वर्ग, यानी कि 4 वर्ग थे, उनमें सबसे निचला वर्ग जो था वो सिंधु घाटी के लोग, ऐसा माना जाता है। लेकिन बहुत सटीक बात नहीं मानी जाती है। फिर भी हम इस चीज़ को मान लेते हैं, चाहे बाढ़ के कारण हुआ हो, चाहे भूकंप के कारण हुआ हो, व्यापार में या जलवायु में गिरावट के कारण हुआ हो, या आर्यों के आगमन के कारण हुआ हो, ये सारे मत हमको स्वीकार कर लेने होंगे कि सिंधु घाटी का पतन ऐसे हुआ था। और दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल जो है स्टडी विद कमलेश, अपने चैनल स्टडी विद कमलेश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं आपके सामने बेहतर से बेहतर टॉपिक लाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।